नमस्कार, मैं पूनम तांगर। आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। शुरुआत करेंगे कर्नाटक के साथ। कर्नाटक में सिद्धारमैया ने सीएम पद की और डीके शिवकुमार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत तमाम पार्टी के नेता पहुंचे। सोनिया गांधी इस समारोह में शामिल नहीं हो सकी क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ये शपथ ग्रहण समारोह बेंगलुरु के श्रीकांती रवा स्टेडियम में आयोजित किया गया। इसके साथ सतीश, प्रियांक खड़गे, रामलिंगा रेड्डी, जमीर अहमद और डॉक्टर जी परमेश्वर, KH मुनियप्पा, KJ जॉर्ज और MB पाटिल ने नवनिर्वाचित कर्नाटक सरकार में कैबिनेट मंत्रियों के रूप में शपथ ली। तो वहीं कर्नाटक में नई सरकार के शपथ लेने के साथ कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है, जिसकी बानगी राहुल गांधी की उस घोषणा में दिखाई दी जिसमें वो कहते हैं कि सिद्धारमैया कैबिनेट की पहली बैठक में 5 बड़े वादे लागू होंगे। चुनाव में राहुल गांधी ने लोगों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, गरीब परिवार की महिला मुखिया को 2000 महीना देने, महिलाओं को रोडवेज में मुफ्त यात्रा, बेरोजगारों को 2 साल तक भत्ता देने और BPL परिवारों को 10 किलो चावल फ्री देने का ऐलान किया था। तो वहीं दिल्ली के अफसरों पर किसका कंट्रोल होगा, इसका फैसला भले ही सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया हो, मगर केंद्र बनाम दिल्ली सरकार की तकरार अभी खत्म नहीं हुई है। दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका कर 11 मई के फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है। केंद्र सरकार का ये कदम ऐसे वक्त में सामने आया है जब एक दिन पहले ही केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया है। तो वहीं केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच एक बार फिर से टकराव की स्थिति बन रही है। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के CM को अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिया था, पर अब केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच टकराव रुकने का नाम नहीं ले रहा है। केंद्र सरकार और केजरीवाल सरकार के बीच एक बार फिर से टकराव वाले हालात बनते नजर आ रहे हैं। दिल्ली सरकार के अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। दिल्ली सरकार एक अध्यादेश लाई है जिसके तहत दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 में संशोधन किया गया है। अध्यादेश के तहत राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। अधिकारियों के ट्रांसफर, पोस्टिंग और विजिलेंस का अधिकार इसी प्राधिकरण के पास होंगे। दिल्ली के CM प्राधिकरण के मुखिया होंगे। दिल्ली के मुख्य सचिव, गृह विभाग के प्रधान सचिव प्राधिकरण के सचिव होंगे। अधिकारियों के ट्रांसफर, पोस्टिंग का फैसला CM का नहीं होगा। प्राधिकरण बहुमत के आधार पर करेगा ट्रांसफर पोस्टिंग। CM की सलाह पर उपराज्यपाल लेंगे फैसला। CM की सलाह के बाद उपराज्यपाल का फैसला अंतिम माना जाएगा। उपराज्यपाल के पास फाइल को वापस लौटाने या मंजूरी देने का अधिकार होगा। सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीशों का फैसला आता है और वो फैसला सर्वसम्मति से आता है। क्या कहा जाता है उस फैसले में? कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग की जिम्मेदारी होगी, इसलिए कि दिल्ली की 2 करोड़ जनता के प्रति एक चुनी हुई सरकार की जवाबदेही है। यह फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का और उसके बाद 2 दिन भी नहीं बीतता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को, संविधान पीठ के फैसले को एक अध्यादेश से बदल देती है, एक ऑर्डिनेंस से बदल देती है। कहती नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट, नहीं मानते संविधान पीठ, नहीं मानते इस देश का संविधान, नहीं मानते इस देश का कानून, और ऑर्डिनेंस लेके आते हैं। एक काला अध्यादेश, एक तुगलकी अध्यादेश, एक ऐसा अध्यादेश
जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ है, जो भारत के संविधान के खिलाफ है। और ये सवाल सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी का नहीं है, ये सवाल सिर्फ आम आदमी पार्टी का नहीं है, ये सवाल है भारत के महान लोकतंत्र का, ये सवाल है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का, ये सवाल है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान का कि वो संविधान बचेगा या नहीं बचेगा। ये सवाल है देश की सर्वोच्च न्यायालय का कि उस न्यायालय की प्रतिष्ठा, उसके अधिकार और उसके आदेश बचेंगे या नहीं बचेंगे। ये तो आपातकाल की स्थिति है। एलजी साहब और चीफ मिनिस्टर की एक मीटिंग होती है 11 तारीख को, जिसमें यह डिस्कशन होता है कि इस पूरे ऑर्डर को पढ़ने के बाद हम इस पर आगे कार्रवाई करें। उसमें ये दोनों बैठे हैं। 12 तारीख को अब इनकी छटपटाहट देखिए। 11 तारीख को मुख्यमंत्री एलजी साहब से मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनको ऑर्डर बता रहे हैं। एलजी साहब भी मान रहे हैं कि हाँ जी ऑर्डर आ गया, लेकिन इसको एक लेटर स्पीड में पढ़ने की जरूरत है, पढ़ के हम उस पर आगे का डिसीजन लेते हैं। ये बात करके केजरीवाल चले जाते हैं और 12 तारीख को दिल्ली सरकार को अधिकार नहीं मिलने की शिकायत लेके फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। ये मुख्यमंत्री कम है, ये आंदोलनजीवी ज्यादा है। केंद्र सरकार के अध्यादेश के बाद केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच जंग एक बार फिर कोर्ट की चौखट तक पहुंच सकती है। अगर दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के अध्यादेश को कोर्ट में चुनौती देती है तो केंद्र को कोर्ट में यह साबित करना होगा कि अध्यादेश की तत्काल जरूरत क्या थी। कानून जानकारों के मुताबिक अध्यादेश को कोर्ट में उस दशा में चुनौती दी जा सकती है जब एक पक्ष को लगे कि अध्यादेश को लागू करवाने के लिए तत्काल कार्रवाई की कोई जरूरत नहीं थी। तो वहीं कई संविधान विशेषज्ञ अध्यादेश की आलोचना करते हुए इसे अज्ञान लोगों के जरिए तैयार किया गया अध्यादेश बता रहे हैं। कानून विशेषज्ञों के मुताबिक दिल्ली सरकार को अधिकार संविधान पीठ ने दिया था, जिसे अध्यादेश के जरिए पलट दिया गया और संघीय व्यवस्था और उसके बुनियादी ढांचे तो खत्म कर दिया गया। सीएम बैठक की अध्यक्षता करेंगे, लेकिन उनके पास अधिकार नहीं होंगे। आए दिन जिस तरह केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच टकराव होता रहता है, उसका सीधा असर प्रशासन पर पड़ता है। भविष्य में दोनों के बीच कोई टकराव ना हो, इसके लिए कोर्ट को सभी पक्षों को सुनने के बाद साफ, स्पष्ट और ऐसा फैसला दे जो दूरगामी हो और भविष्य में किसी तरह के विवाद की कोई गुंजाइश ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वॉच इंडिया। चौरसिया जो कि आम आदमी पार्टी से नेता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। चलिए उनसे इस बात पर चर्चा करेंगे। नीतीश जी, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की ओर से स्पष्ट कह दिया गया था कि अब सरकार ही सुप्रीम है और सरकार के पास ही सारी शक्तियां हैं, लेकिन अब आम आदमी पार्टी की ओर से ये कहा जा रहा है कि ये जनादेश जो अध्यादेश लाया गया है वो पूरी तरह से केजरीवाल सरकार पर हमला करने की तैयारी की जा रही है। बिल्कुल, सबसे पहले तो नमस्कार आप सभी को और आपके दर्शकों को जो भी मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं जी। आप एक चीज देखेंगे, जिस प्रकार से ये अध्यादेश लाके एक लोकतंत्र की हत्या हो रही है, एक संविधान पीठ के दिए हुए आदेश की हत्या हो रही है, एक चुने हुए प्रतिनिधि की हत्या हो रही है। हमारे और आपके वोटों के अधिकारों की हनन कैसे होता है, ये आप अध्यादेश से देख सकते हैं। और जैसा कि आपके अपने इंट्रो में बताया कि चीफ मिनिस्टर तो होंगे और उस कमेटी की अध्यक्षता भी करेंगे, लेकिन उनके पास अधिकार नहीं होगा। क्या ये अध्यादेश किसी हित में हो सकते हैं क्या? आप सोच के देखिए कि वो जनता के फैसले करेंगे, लेकिन चूंकि 2 अधिकारी केंद्र की तरफ से चुन के आए होंगे और उस कमेटी के अध्यक्ष कमेटी में होंगे, और चूंकि मेजोरिटी उनकी होगी, इसलिए सीएम का फैसला नहीं माना जाएगा। मतलब यहाँ कितनी बड़ी बात हो गई कि हम और आप वोट देके एक चीफ मिनिस्टर को चुनते हैं, और चीफ मिनिस्टर अगर कोई आदेश लाता है, कोई डिसीजन लेता है, उसको वो अधिकारी तय करेंगे कि ये पास होगा कि नहीं इस कमेटी से।
जी ये एक पूरे संघीय ढांचे पे बहुत बड़ा खतरा है और हम इसके खुल के विरोध करते हैं। और जहां सड़क से लेकर सदन तक जहां जरूरत पड़ेगी, हमारी सरकार, हमारे लोग, हमारे संगठन हर तरफ से हम इसका विरोध करेंगे। नीतीश जी, इसी पर हमारे एक और मेहमान जुड़ गए हैं, वासुदेव मन्ना जी, जो कि बीजेपी से नेता हैं, उनसे जान लेते हैं। वासुदेव जी, साफ साफ नीतीश जी कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र की हत्या है एक तरीके से। बड़ी हजरत की बात है, लोकतंत्र की दुहाई देने वाले नई नवेली पार्टी उस लोकतंत्र की बात बोलते हैं जिन्होंने लोकतंत्र के नाम के शपथ ली है और चोरी करने पे दिन रात लगी रहती है। उस लोकतंत्र की बात बोलते हैं जो संविधान की शपथ लेके संविधान के ऊपर छाती में अपना पैर डाल के कुचलने का काम करते हैं। इस लोकतंत्र की बात बोलते हैं। अभी अध्यादेश कहाँ से गलत हो गया? ये सुप्रीम कोर्ट ने जो जारी किया था, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था, उसमें भी ये कहा गया था कि दिल्ली एक स्पेशल, दिल्ली जो राजधानी, देश की राजधानी है, वो खाली ओनली यूटी नहीं है, एक देश की राजधानी है, तो इसका स्पेशलिटी है, उसके लिए एक स्पेशल कानून रहना चाहिए था, नहीं है, इसीलिए लाया गया। तो ये दर्शाता है केंद्र सरकार कितना एक्टिव है और किस तरह से हमेशा से खाली दिल्ली नहीं, चारों ओर नजर बनाए रखे। और अभी भी अगर बात बोलूं तो इसका अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? केजरीवाल साहब। ये दिल्ली का सुल्तान सुजाउद्दीन जो है, ये अध्यक्षता कर रहे हैं, साथ में तो ऑफिसर। अगर आपके मंशा गलत नहीं है तो आप क्यों पीछे हट रहे हो? बिल्कुल वासुदेव जी, लेकिन आम आदमी पार्टी का ये साफ साफ कहना है कि 2 दिन नहीं हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को, उसके बाद ये जनता का अपमान किया गया है, दिल्ली की जनता का। दिल्ली के जनता मुझे का एक सवाल का और जवाब दें। सुन लीजिए, दिल्ली के जनता का अपमान जब शराब घोटाला करते हैं तब नहीं होता है, रात रात जब शीश महल करते हैं तब नहीं होता है। दिल्ली की जनता के हित में अगर कुछ फैसला लिया जाता है, इन्होंने उन्हीं को चुन चुन के जो सरकारी प्रतिनिधि हैं, जो चुन के उनके खिलाफ जो आवाज उठाए, जो ये चोरी करते थे और उनके खिलाफ बोल देते थे। आप देखे होंगे दिल्ली में किस तरह से। मेरे भाजपा बंधु से एक बात पूछ लीजिए कि आप क्या किसी अधिकारी को चुनते हैं या चीफ मिनिस्टर को चुनते हैं? जी चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी आज सीबीआई कार्यालय पहुंचे, जहां सीबीआई ने उनसे शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में पूछताछ की। इस बीच अभिषेक बनर्जी ने कहा कि वो कलकत्ता हाईकोर्ट को उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे जिसमें हाईकोर्ट ने ईडी और सीबीआई को शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में उनसे पूछताछ करने की अनुमति दी गई थी। अभिषेक बनर्जी ने इसके साथ सीबीआई को चुनौती देते हुए कहा कि अगर सीबीआई के पास उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई सबूत है तो वो उन्हें गिरफ्तार करे। तो वहीं भारतीय रिजर्व बैंक ने बाजार से 2000 रुपए के नोट वापस लेने का फैसला किया है। आरबीआई ने कहा कि नोटों का इस्तेमाल 30 दिसंबर 2023 तक किया जा सकेगा। इस फैसले के बाद केंद्र सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर आ गई है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया दी है। राज ठाकरे ने कहा कि नोटबंदी जैसे फैसले देश के लिए अफोर्डेबल नहीं है। तो वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस फैसले को पीएम मोदी की पढ़ाई लिखाई से जोड़ते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। एक अनपढ़ पीएम को कोई कुछ भी बोल जाता है, उसे समझ आता नहीं है, भुगतना जनता को पड़ता है। तो वहीं आरबीआई बैंक आगरा में छिपी टोला स्थित स्टेट बैंक की करेंसी चेस्ट नहीं नकली नोट भेज दिए। मामले में रिजर्व बैंक कानपुर ने थाना रकाबगंज में बैंक कर्मियों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। आगरा से स्टेट बैंक करेंसी चेस्ट ने अप्रैल महीने में 2500 और 100 रुपए के नोट जमा करने के लिए रिजर्व बैंक कानपुर भेजे थे। रिजर्व बैंक में नोटों की जांच पड़ताल हुई तो उसमें 100 के नकली नोट पकड़ में आ गए। मामले में रिजर्व बैंक ने छिपी टोला स्थित स्टेट बैंक के कर्मचारियों के खिलाफ आगरा में केस दर्ज कराया है। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे। वॉइस ऑफ बैंकिंग संस्था के संस्थापक अश्विनी राणा ने आरबीआई के 2000 के नोटों को चलन से बाहर करने के फैसले को ऐतिहासिक बताया है। राणा ने कहा कि जब से 2000 का नोट चलन में आया था तभी से इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे। सुनिए। ब्लैक मनी को खत्म करने के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा अच्छा कदम लिया है, क्योंकि जब से ये 2000 का नोट आया था इसके ऊपर बहुत कयास लगाए जा रहे थे कि
इतना कुछ नोट छापने के बाद भी सर्कुलेशन में 2000 का नोट दिखता नहीं था। सारे लोग ने जो ब्लैक मार्केटर वाले थे उन्होंने पूरे 2000 के नोटों को सबको होल्डिंग पे लगा लिया था, यानी इकोनॉमी के अंदर जो कैश है उस कैश को उन्होंने होल्ड करके रखा था और उस कैश का, उस करेंसी का देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। पूरी देश की इकोनॉमी जो है उसको होल्ड करके रखा था, ब्लैक मनी को खत्म। वहीं जयपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया ने घर वापसी करते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया। इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, नेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया मौजूद थे। वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे सुभाष महरिया कुछ साल पहले बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे और 2019 में कांग्रेस टिकट पर सीकर लोकसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें करीब 3 लाख वोटों से हार का सामना करना पड़ा था और फिर वापस बीजेपी का दामन उन्होंने थाम लिया है। तो चुनाव से पहले कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है, एक बार फिर से बीजेपी में शामिल हो गए हैं सुभाष महरिया। तो वाजपेयी की सरकार में मंत्री थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और इस बीच उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया था, लेकिन अब वापसी अपने परिवार में उन्होंने कर ली है। चुनाव से पहले कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है क्योंकि बीजेपी में फिर से एक बार सुभाष महरिया शामिल हो गए हैं। मैं इन सभी साथियों का आभार प्रकट करता हूं कि संकल्पना के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है कि बिना शक हम सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में कमल खिलाने के लिए आए हैं। नरेंद्र मोदी जी की 2024 में सरकार बने दिल्ली में और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिले, इस सोच के साथ, इस संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। कि भाई ये ज्वाइन करने का क्या कारण है। मैंने कहा देखिए, मैं तो 93 से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं। 5 बार लोकसभा के चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से मैंने सीकर लोकसभा क्षेत्र से लड़े हैं। इसलिए रग रग में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ काम करने का जो लंबा अनुभव और मौका है, वो सारी बातें कुछ परिस्थितियों से मुझे बाहर जाना पड़ गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के सीकर जिले और सीकर लोकसभा के कार्यकर्ताओं से मेरे बाहर जाने के बाद भी सतत संपर्क रहा। कहीं एक बार भी ऐसा मौका नहीं है कि मेरा उनसे जुड़ाव। अब रही बात ये कि 4.5 साल पहले कांग्रेस का जो घोषणा पत्र जारी हुआ, मैंने भी पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा है। उस घोषणा पत्र में जिन जिन बातों का खुलासा था, 1.5 साल बाद देखने में आया उनके ऊपर कोई क्रियान्वित नहीं हो रही है। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ अपने 4 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर में हैं। वहीं शनिवार को सीएम सुबह गोरखनाथ मंदिर परिसर पहुंचे, जहां जनता दरबार में दूर दराज से लोग आए हुए थे। विभिन्न जिलों से आए हुए 400 लोगों की सीएम ने एक एक करके फरियाद सुनी और संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द सभी लोगों के मामले का निस्तारण करने के आदेश भी दिए। इसी बीच गाजीपुर से ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं, जहां माफिया मुख्तार पर गैंगस्टर का मामला। गैंगस्टर मामले में टला फैसला। एमपी एमएलए कोर्ट में 13 जून को अगली तारीख को सुनवाई होनी है। मुख्तार के खिलाफ गैंगस्टर का है मामला। साल 2010 में करंडा थाने में दर्ज हुआ था केस। गैंग चार्ट में शामिल है कपिल सिंह हत्याकांड। मीर हसन मामले में दोष मुक्त हो चुका है मुख्तार। आज जो गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा लगा था थाना करंडा का, उसमें जो है निर्णय नहीं हो सका है और माननीय न्यायाधीश महोदय द्वारा 13 जून 2023 की तारीख अगली तारीख नियत की। ये कौन सा मामला था, कब का था ये मामला? ये थाना करंडा गाजीपुर में 2010 में एक मुकदमा जो है गैंगस्टर एक्ट का कायम हुआ था। उसमें मुख्तार अंसारी और सोनू यादव 2 अभियुक्त, तो ये दोनों लोगों के खिलाफ 2010 में कायम हुआ था और इसमें जो है गैंग चार्ट में 2 मुकदमे।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार की याचिका को खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए प्रभात गुप्ता हत्याकांड मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टैनी समेत 4 आरोपियों को बरी कर दिया है। 2000 में प्रभात गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या का आरोप प्रभात के पिता ने अजय मिश्रा उर्फ टैनी पर लगाया था। निचली अदालत ने साल 2004 में सबूतों की कमी के चलते टैनी को बरी कर दिया था। कोर्ट के इस फैसले को राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। 2000 में प्रभात की हत्या हुई थी। हत्या का आरोप अजय मिश्रा उर्फ टैनी पर लगाया गया था। तो केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टैनी को अब राहत मिल गई है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने हत्याकांड से उन्हें बरी कर दिया है। बता दें कि 2000 में उन पर आरोप लगाया गया था हत्या का, और अब कहीं ना कहीं राहत भरी खबर टैनी के लिए सामने आई है। तो वहीं कानपुर देहात में फतेहपुर सड़क हादसे में मृतक के परिजनों से केंद्रीय ग्रामीण राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने मुलाकात की और ढांढस बंधाया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने पीड़ित परिवार को सरकार की ओर घर देने और घायलों के इलाज में सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। जहानाबाद के चिल्ली मोड़ पर सड़क हादसे में कानपुर देहात के 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए थे। घटना थी जिसमें माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से लेकर के सभी ने दुख व्यक्त किया है, और मुख्यमंत्री ने तुरंत 2-2 लाख रुपए मृतक परिवारों के घायलों के लिए भी कुछ शायद घोषणा की है। और अभी क्योंकि नगर पंचायत है, इनके कच्चे घर हैं, उसके लिए भी हम डूडा के माध्यम से 2.5 लाख रुपया जो सरकार की तरफ से वो मिलेगा। और बकाया घटना बहुत आवास के लिए घटना बहुत दुखद है और बहुत हृदय विदारक घटना थी। मैं यहाँ थी नहीं, दिल्ली थी। मैं अभी दिल्ली से सीधे आ रही हूँ। इस परिवार से मिली हूँ। बहुत गरीब परिवार है, बेचारे पत्थर काट के अपना जीवन यापन करते हैं। डूडा के माध्यम से इनको पक्का मकान करवा। तो वहीं अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज क्षेत्र में बड़ा हादसा हो गया, जहां पर एक ट्रक और ट्रैक्टर की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसके चलते हादसे में ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसके बाद स्थानीय लोगों की घटना की सूचना पुलिस को दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल ट्रैक्टर चालक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उनकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। हादसे की वजह ट्रक का टायर फटना बताई जा रही है। मथुरा के गोवर्धन में बीते 2 दिनों से तेंदुआ दिखाई देने से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। तेंदुए के घूमने की तस्वीर कॉलोनी में घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। इसके बाद कॉलोनी के लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग और गोवर्धन पुलिस को दी। वन विभाग टीम सीसीटीवी फुटेज लेकर तेंदुए की तलाश में जुट गई है। गोरखपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के गोड़धोइया नाले में एक किशोर की लाश मिलने के बाद सनसनी मच गई। परिजनों को जब इसकी जानकारी हुई तो उसे नाले से बाहर निकाला गया और बीआरडी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया यह जा रहा है कि युवक अपने दोस्तों के साथ जंगल से जलेबी तोड़ने गया था। इस दौरान दोस्तों के साथ कुछ विवाद हो गया, जिसके बाद दोस्तों ने युवक को नाले में फेंक दिया और फरार हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। इस बीच बुलंदशहर से ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं, जहां पिस्टल के साथ युवक का वीडियो वायरल हुआ है। इंस्टाग्राम रील में युवक के हाथ में दिख रही है पिस्टल। खुर्जा के बड़ा मोहल्ला निवासी बताया जा रहा है युवक। तस्वीरों में देखिए किस तरह से पिस्टल लेते हुए घूमता हुआ युवक नजर आ रहा है। तो वहीं बांदा के जसपुरा थाना क्षेत्र में एक युवक और उसकी मां को लाठी डंडों से पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में युवक और उसकी मां को कुछ लोग लाठी डंडों से बुरी तरह से पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि पूरा विवाद आम तोड़ने को लेकर हुआ था, जिसके चलते कुछ लोगों की ओर से युवक और उसकी मां की पिटाई की गई। वहीं पीड़ित पक्ष की ओर से थाने में तहरीर दे दी गई है, जिसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। थाना जसपुरा के ग्राम रामपुर में आम तोड़ने को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ, जिसमें मारपीट हुई। इसके मामले को तत्काल संज्ञान में लिया गया। एफआईआर पंजीकृत कर दी गई है। विवेचनात्मक कार्रवाई की जाए। तो वहीं आगरा के थाना का कागरगोला क्षेत्र में सफलता मिली है पुलिस को, जहां पर पुलिस ने चोरी करने वाले गैंग का खुलासा किया है। इसी के साथ ही पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार गिरफ्तार चोरों ने बीते दिनों एक बंद घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। चोरों ने लाइसेंसी बंदूक सहित जेवरों की भी चोरी की थी। फिलहाल पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। इसी के साथ ही गिरफ्तार चोरों के पास से चोरी के सामान भी बरामद किए गए हैं। कुशीनगर से बड़ी जानकारी, पशु तस्करों के साथ पुलिस की मुठभेड़। पुलिस ने दोनों पशु तस्करों को किया गिरफ्तार। दोनों पशु तस्करों के पैर में लगी है गोली। पशु तस्करों के पास
2 अवैध तमंचा भी मिला है। 6 कारतूस पिकअप वाहन सहित 6 गोवंश बरामद किए गए। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के हसनगंज भ्योरा का मामला बताया जा रहा है। अगली खबर यूपी के मथुरा से है, जहां मथुरा के थाना कोतवाली इलाके के व्यवस्थम बाजार घिया मंडी इलाके में एक बंद पड़े मकान में अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें दूर दूर तक दिखाई देने लगी। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की दमकल भी मौके पर पहुंच गई। बताया जाता है कि घिया मंडी इलाके में आशा चतुर्वेदी का मकान है, जो काफी समय से यहाँ बना हुआ था और बंद पड़ा हुआ था। इस मकान में अचानक आग लग गई। आशा चतुर्वेदी का कहना है कि जुआरी और सटोरिया इसमें आते हैं और इसकी लिखित शिकायत भी की गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उनका कहना है कि आग उन्होंने ही लगाई है, उन्होंने ही इस मकान में आग लगाई है। फायर ब्रिगेड की दमकल ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वेतन न मिलने से परेशान दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि वो पिछले कई सालों से बतौर सुरक्षाकर्मी यूनिवर्सिटी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन पिछले 2 महीनों से उन्हें ना तो सैलरी मिली है और ना ही एक्सटेंशन दिया गया है। हमारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर ऑफिस में जितने भी सुरक्षाकर्मी 142 सुरक्षाकर्मी और 6 सुपरवाइज़र, जिसमें LIO भी है, ड्राइवर भी हैं, इन सब लोगों का एक्सटेंशन 1 मार्च से नहीं दिया गया है, 1 अप्रैल से नहीं दिया गया है। मार्च में एक्सटेंशन ख़त्म हो गया था, जो 1 अप्रैल से आना था, लेकिन अभी तक एक्सटेंशन नहीं दिया गया है। हमसे लगातार ड्यूटी कराई जा रही है, लेकिन अभी तक ना तो 1 रुपये हमें सैलरी मिली है, 2 महीने से सैलरी नहीं मिली है, और सैलरी ना मिलने की वजह से हमारे घरों के राशन भी आना अब बंद हो गए, क्योंकि दुकान वालों ने उधार देना बंद कर दिया। हाथरस के हसायन विकासखंड क्षेत्र के ववराना रोड निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। जर्जर पड़े रोड के निर्माण के लिए पिछले काफी समय से स्थानीय लोग मांग करते आ रहे हैं और अब जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर आमरण अनशन की तैयारी की है। जर्जर पड़े रोड किनारे बस से करीब 2 दर्जन गांव के लोग महो गांव के बीच गोदाम पर तंबू लगाकर अनशन पर बैठे हैं। कहने का मतलब ये है, हमारी सरकार द्वारा, शासन प्रशासन द्वारा हमारे क्षेत्र की काफी अनदेखी वर्षों से होती चली आ रही है। समस्याएं ये इस रोड की वजह से इतनी काफी बढ़ चुकी है, इसका कोई जवाब नहीं है। हमारे कुछ भाई बंधु तो कबारे तक रह जा रहे। कहने का मतलब ये, लड़कियों वाले आते हैं और एक बार आने के बाद हम बोल देते हैं कि तुम्हारे यहाँ तो रास्ता ही नहीं, आके क्या करेंगे। दूसरी वजह अगर कोई इत्तेफाक से किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो उसे हाथरस तक ले जाने में कम से कम 2 घंटे का समय लग जाता है, उतने में ही मरीज रास्ते में। इसी बीच ब्रेकिंग न्यूज मेरठ से, जहां पुलिस ने थाना नौचंदी क्षेत्र में अवैध बस स्टैंड के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए 2 बसों को सीज कर दिया है। पुलिस की कार्रवाई से अवैध बस संचालन करने वालों में हड़कंप मच गया। नौचंदी में मेला शुरू होते ही अवैध बस संचालक सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर लेते हैं। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।